हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है सभी का दिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स और यूपीटीजीटी पीजीटी कॉमर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स। कुछ का मतलब यहाँ पर है सब कुछ। सब कुछ का मतलब है कि पूरा सिलेबस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एक एक हमने हर वो टॉपिक डिस्कस किया है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। चाहे फिर वो बुक कीपिंग से स्टार्ट हो रहा हो और आपका वो कंपनी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट केवीएस में ख़त्म होगा, वो भी हम करेंगे। और यूपी टीजीटी पीजीटी में जो अभी रिसेंट में आपका पार्टनरशिप वाला टॉपिक है, साझेदारी वाला, वो चल ही रहा है। उसके बाद कंपनी वाला टॉपिक रहेगा, तो वो भी हम करेंगे। कुल मिलाकर के फुल फ्लैग कंप्लीट कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट केवल और केवल एक सब्सक्राइब करने से मिलेगा, जिस सब्सक्रिप्शन का आपको पे करना है नथिंग। सिर्फ आपको 1 घंटा 40-50 मिनट आपको निकालने हैं, और वो 40 से 50 मिनट या 1 घंटा आपको आपकी सीट के एक और कदम आगे ले जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर डेडिकेशन हमारी तरफ से भी उतना ही लग रहा है जितना डेडिकेशन आपका लगना चाहिए। ये बात ध्यान में रहे कि 100% डेडिकेशन के साथ आपके सामने एक एक चीज़ लेकर के आई जा रही है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आज के वीडियो से आखिरी वीडियो है ये। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म हमारा चल रहा था। मैंने आपसे कहा था लगभग 4 वीडियो डिसोल्यूशन के रहेंगे, जिसमें लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज जर्नल एंट्री, और जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है, उनमें से ये एक टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, मज़ा आने वाला है। और हम कैसी प्रिपरेशन कराते हैं आपको, वो आपको इस वीडियो से बेस पर पता चल जाएगा कि वास्तव में जो हम प्रिपरेशन कराते हैं वो केवल और केवल व्यूअर्स बटोरने के लिए या और बाकी चीज़ों के लिए नहीं है। यहाँ पर वीडियो जो बनाई जा रही है वो आपके सिलेक्शन के लिए बनाई जा रही है। जो कंटेंट तैयार किया जा रहा है वो आपके सिलेक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। यकीन नहीं आ रहा? चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज सम केसेस ऑफ जर्नल एंट्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या केस बन सकते हैं और क्या चीज़ें हमने ली हैं। आइए, अगर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, उसको सोल्ड कर दिया 7,000 में, ठीक है। इसमें और कैसे पूछ सकता है? एन ओल्ड टाइपराइटर विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज सोल्ड फॉर ₹7,000 वेयर एज इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू वॉज 9,000। 9,000 उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, लेकिन बिका कितने में है? 7,000 में। देयर वॉज अ टाइपराइटर इन द फॉर्म विच वॉज ब्रॉट आउट ऑफ द फॉर्म्स मनी वॉज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है और वो टाइपराइटर हमने 7,000 रुपये में बेच दिया। या एक कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ फुल्ली रिलीज्ड एज ₹7,000। एक जैसे होता है ना, कोई एसेट है, उस एसेट पर हम इस कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन में लगा रहे हैं, तो उस कॉस्ट की तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? राइट ऑफ हो जाएगी। लेकिन उसकी वैल्यू खत्म थोड़ी होती है, कुछ ना कुछ उसकी रियलाइजेबल वैल्यू रह जाती है। और वो ऐसे ही एक एसेट है जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 7,000। या क्या पूछ सकता है? A debtor whose debt of 9,000 was written off in the books paid 7,000 in full settlement। देखिए एक ही एंट्री है, एक ही केस है, लेकिन कितने सारी एंट्रीज इसकी बन रही हैं। मैं चाहूँ तो एक या दो और करके लिख सकता है, बट नहीं, सारा कुछ ही इंक्लूड किया जाना है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? देखिए अल्टीमेटली फर्म के पास पैसा आ रहा है, फर्म के पास पैसा आ रहा है। अगर फर्म के पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? बताइए, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? इतनी गंदी राइटिंग क्यों आ रही है भाई? एक सेकेंड दीजिए भाई। कहाँ गया? 1 मिनट दो भाई, ठंड ज्यादा ही हो रही है शायद। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया, किससे आया? मशीन बेच करके आया। कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे हम? रियलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं रियलाइजेशन से रिलेटेड,
उन्हें हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए से? 7,000 रुपीज से। कहानी समाप्त। चलिए आगे आते हैं। There was an unrecorded asset of 20,000 which was taken over by रमेश। तो रमेश ने एसेट ले लिया यहाँ पर। A machinery which was not recorded in the book was taken over by Ramesh at rupees 15,000 whereas its expected value was 19,000. There was an old computer in the firm which had been written off completely from the books. It's now estimated to realize rupees 15,000. It was taken away by Ramesh at his estimated price. 1,000 shares of a company acquired at a cost of rupees 25,000 had been written off from the book. इसको समझ लीजिए, बाकी तो ऊपर वाले ही थे। कंपनी के 1,000 शेयर है जिन पर 25,000 की कॉस्ट आई है, उनको फर्म ने अपनी बुक से क्या कर लिया? राइट ऑफ कर लिया। अब उनकी वैल्यू 15 रुपये पर शेयर है। तो कितने शेयर है? 1,000 रुपये। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 15 रुपये। तो कितने शेयर हो गए? कितने की हो गए? 15,000 के। किसने ले लिया? रमेश ने ले लिया। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या कहीं पर भी लिखा है रमेश पेड फॉर दिस? नहीं लिखा हुआ। तो क्या लिखा है? रमेश ने ले लिए, टेकन ओवर बाय रमेश। तो इसका मतलब यह है कि रमेश ने ले तो लिए हैं, लेकिन क्या उसने उसका पेमेंट किया है? नहीं किया है। तो इसका मतलब उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऊपर रिसीव हो रहे थे इसलिए बैंक में चला गया, यहाँ पर नहीं गया बैंक में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टनर ने ले लिया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपके? ठीक है। देखिए, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा और कितनी अमाउंट से होगा। जर्नल एंट्री का मेन मुद्दा यही है। ठीक है, इसके अलावा बाकी तो सब बेकार की चीज है। चलिए, फर्म हैड एन फर्म हैड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। नॉमिनल वैल्यू कितने? 20,000। 70% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। रिमेनिंग वर टेकन ओवर बाय बी अ पार्टनर एट 90%। अच्छा, 20,000 के हैं। 70% कितने हो गए? 14,000 के। रिमेनिंग कितने हो गए? 6,000 के, जो किसने लिए हैं? बी ने लिए हैं। इन्हें कितने पर बेचा है हमने? 20% के लॉस पर। तो 14,000 का 20% कितना होता है? 14,000 का 20% 2,800। 11,200। हाँ, 11,200। अच्छा, बी ने ले लिए। बी ने कितने पर लिए? 90% पर लिए। तो 10% का लॉस हो गया यहाँ पर। तो 600 रुपये ये हो गए। तो कितना आ गया? 5,400। बोलो। ठीक, ये क्या है? सोल्ड किए हैं। तो इसका मतलब ये, एक मिनट, क्या हो गया? ये वाला कहाँ चला जाएगा? बैंक में। ये वाला बी की कैपिटल में चला जाएगा। तो एक बात मुझे बताओ, देखिए ज़रा, बैंक से पैसा मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए? 11,200 रुपये। पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,400। अब अगर कोई कहे कि क्या इनकी कंबाइंड एंट्री नहीं बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। बैंक अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, क्लियर है? चलिए,
नेक्स्ट, a contingent liability not provided for rupees 4,000 was also discharged. Unrecorded liability of the firm 4,000 was paid by the firm. Unrecorded liability amounting 6,000 was settled to 4,000 है। 6,000 की सेटल कितने में हो रही है? 4,000 में। इसका मतलब फर्म के पास से कितने जा रहे हैं? 4,000। क्रेडिटर है 4,000 के, ओमिटेड फ्रॉम बुक वाज आल्सो पेड, रिसीव हो रहा है फर्म को, पैसा मिल रहा है। देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर, एक मिनट, क्रेडिटर फॉर 4,000, अच्छा पेड, पे किया गया सॉरी। देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर ₹4,000 फॉर डैमेजेस नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक इज पेड नाउ, पे कर दी। बिल रिसीवेबल थे 4,000 के, जिनको डिस्काउंट, इस डिसऑनर की वजह से डिस्काउंट कराया हुआ था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसके बाद वो कुछ दे पाने में असक्षम रहे, एंड हैंस द बिल हैड टू मीट बाय द फर्म। अब हमने उसके बिल का भुगतान कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि अल्टीमेटली आपके पास से पैसा गया। कितने रुपए? तो अगर फायदा रियलाइजेशन में है तो नुकसान भी किसके थ्रू होगा? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। बोलिए, क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी of ₹15,000 is settled at ₹10,000 and paid by X. Contingent liability or a bill discounted of 10,000 was settled by X, a partner. तो X के द्वारा से गए, X के पास से गए, तो 2X कैपिटल अकाउंट। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टोटल 10,000। ठीक, क्योंकि फर्म के पास से कितने गए हैं? 10,000, और दिए किसने हैं? एक्स ने। चलिए, फर्म हैड एन अनरिकॉर्डेड एसेट विच वाज वैल्यूड एट ₹5,000 विच वाज एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर्स ऑफ 7,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। फर्म की एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिसकी वैल्यू 5,000 थी, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया एक क्रेडिटर के द्वारा। कितने रुपए में? क्रेडिटर्स कितने के थे? 7,000 के, पूरे सेटलमेंट में। मतलब एक क्रेडिटर थे, 7,000 रुपये उनको पे करना था, उन्होंने एक अनरिकॉर्डेड एसेट को क्या कर लिया? ले लिया, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 5,000 थी, वो भी पूरे सेटलमेंट के साथ। क्लियर है? चलो, और इसके दूसरे केस में क्या कहा हुआ है? फर्म के एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी 5,000 की, और उसको दे दिया गया किसको? एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को, जो कितने की थी? 6,000 रुपए की थी। देखो, ये कोई बंदा है, ये एक पर्सन है, ये है ए और ये है बी। ए ने बी को 5,000 रुपए दिए, बी के पास कुछ एसेट थी, बी के पास क्या थी? कुछ एसेट थी, ये बी की है। क्या है ये? एसेट्स। बी ने अपनी इस एसेट को किसे दे दिया? और इस एसेट की वैल्यू है 6,000 रुपए या 7,000 रुपए। बी ने किसको दे दिया? ए को दे दिया। किस में? फुल सेटलमेंट में। तो एक बात बताओ, ए को आपका पैसा, उसका पैसा वापस मिल गया? हाँ। बी का सेटलमेंट हो गया? हाँ। तो क्या इसकी कोई एंट्री बननी चाहिए? नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक दो ऑप्शन होते हैं, नो एंट्री और नन ऑफ द अबव। आप इस बात का विशेष ध्यान में रखें कि आपको अगर नो एंट्री दी हुई है तो आप नो एंट्री पर ही टिक लगा करके हैं, नन ऑफ दिस आपका गलत हो जाएगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 7th,
फॉर्म हैड एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ 20,000 एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 12,000। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फर्नीचर है, एक फर्म है उसके पास फर्नीचर है 20,000 का, वो रिकॉर्डेड नहीं है, और एक लाइबिलिटी है 12,000 की, वो भी रिकॉर्डेड नहीं है। 60% ऑफ सच फर्नीचर वॉज गिवन टू सेटल द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एंड रिमेनिंग फर्नीचर इज सोल्ड एट, देखिए फर्नीचर कितने का है 20,000 का, 60% कितना होता है इसका 12,000, रिमेनिंग कितना बचा 8,000। ये जो 12,000 का यूज किया गया है वो किसके लिए किया गया है, लाइबिलिटी पे करने के लिए, और 8,000 का यूज किस लिए किया गया है, सोल्ड करने के लिए। ठीक, अच्छा, तो इससे तो अब लाइबिलिटी सेटल हो गई, और इसको हमने बेच दिया 10% के नुकसान पर, तो 10% कितना होता है 800, कितने बचे 7,200। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी कोई एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी, बस मुझे पहले इतना बता दो, बाकी तो काम हमारा बाद का है। क्या इसकी कोई एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या होना चाहिए बताइए। तुम कहां से खोल रहे हो, देखिए इसकी तो कोई एंट्री नहीं बनेगी, नो एंट्री, क्योंकि ये तो फुल सेटलमेंट हो गया। बाकी बचा ये तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट दैट इज ऑफ ₹7,200। क्लियर। देखिए ये सारी चीजें हम पहले से कर चुके हैं, अगर आपने पहले से इन सब चीज़ों को नहीं देखा है तो आप एक बार पीछे के जो टॉपिक हैं वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना तो ये नहीं समझ में आएगा। वहाँ पर हमने सब कुछ डिस्कस किया हो, ये तो एक एडिशनल कुछ केसेस हैं, कुछ एंट्रीज हैं जो हम ले आए हैं, मतलब इनकी कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं था, बस ये है कि इनके बेसिस पर आपका जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ना वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो पूरी तरह से आपका अगर क्लियर हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। An unrecorded asset of ₹4,000 and cash of ₹6,000 was paid to an unrecorded liability of 12,000 in full settlement. Unrecorded asset है 4,000 का, cash 6,000 was paid to an unrecorded liability of rupees, तो एक लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को हमने 4,000 की एसेट दी और 6,000 रुपये पे किए हैं। तो जो एसेट दिया उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। अब क्या बात भाई, देखो ये हमारा क्रेडिटार है, मान लो कौन है ये, क्रेडिटार है। इस क्रेडिटार को 12,000 रुपये देने हैं, कितने रुपए देने, 12,000। तो अब आपने क्या करा, आपने एक तो इसको क्या दे दी, एसेट दे दी, कितने रुपए की, 4,000 रुपये की, और एक आपने इन्हें दे दी कैश के थ्रू पेमेंट कर दिया, कितने रुपए का, 6,000 रुपये का। तो कुल मिला करके आपने कितने रुपए दे दिए, 10,000 दे दिया, और अकाउंट को क्या कर दिया, सेटल कर दिया। तो एसेट की तो कोई एंट्री नहीं बनेगी, बनेगी किसकी, कैश की, क्यों आपके पास से क्या गया, पैसा गया। तो टू बैंक अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट दैट ऑफ ₹6,000। बोलो बात क्लियर हो गई ना ये वाली, कोई दिक्कत। अंकित अ पार्टनर एग्रीड टू पे ऑफ मिसेज अंकित लोन ऑफ ₹9,000। मतलब अंकित एक पार्टनर है, उसने अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए क्या हो गया, वो राजी हो गया। अंकित अ पार्टनर प्रॉमिस्ड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन ऑफ ₹10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। जो अंकित था, अंकित अपनी वाइफ का लोन 10% डिस्काउंट, तो अल्टीमेटली अंकित दे कितना रहा है, 9,000 ही ना भाई, 10,000 का 10% डिस्काउंट ले रहा है वो, तो 9,000 हो गया। तो अंकित का अकाउंट जो है
पे कौन कर रहा है? अंकित पे कर रहा है। तो अब अंकित की कैपिटल डेबिट होनी चाहिए कि क्रेडिट होनी चाहिए, बताइए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डेबिट कर देंगे कि सर अंकित पे कर रहा है, तो अंकित की कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। देखिए ध्यान से सुनिए, वाइफ का जो लोन है, अंकित की वाइफ ने जो लोन है, वो उसकी वाइफ ने दिया किसे था? फर्म को। तो इसका मतलब यह उस लोन के प्रति अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? अंकित की या फर्म की? फर्म की बनती है। और अगर इस कंडीशन पे फर्म का फर्म की कोई लाइबिलिटी है ना, फर्म की कोई लाइबिलिटी, बियर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे की बात हो रही है। अगर फर्म की कोई लाइबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है, तो फर्म बाद में उस पार्टनर का पेमेंट करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो इसका मतलब अभी तो उसने अपने अकाउंट से दिया है, लेकिन फर्म उसका अकाउंट डेबिट नहीं करेगी, उसका अकाउंट क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी कि भाई नहीं, फर्म का अकाउंट क्या करो? क्रेडिट करो। क्यों? क्योंकि उसने फर्म की लाइबिलिटी का पेमेंट किया है। और रियलाइजेशन अकाउंट साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा? क्या यहां तक कोई दिक्कत? चलें आगे, आ जाइए। अब तक जितने भी चीज़ हमने पढ़ी है, लगभग सारे केसेस आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। अनिल अ पार्टनर एग्रीड टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द लोन, ठीक है साहब, टुगेदर विद द एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 500 विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे और नहीं हुए, तो उन्हें रिकॉर्ड करना एक तो। अच्छा, बुक वैल्यू क्या है लोन की? वो 20,000 है। तो अनिल एग्री हुआ है ना टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ लोन टुगेदर, कि भाई इसकी जो इसका जो डिस्चार्ज है, इसकी जो लाइबिलिटी है, इसको कौन पे करेगा? मैं पे करूंगा। तो वही वाली बात आ गई भाई, उधर अंकित था तो अंकित अपनी वाइफ की जो लोन था उसको ले रहा था, इधर उसने फर्म का लिया, तो है तो अल्टीमेटली दोनों फर्म के ही ना। तो यहां पर भी अनिल का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 20,500। 20,500 क्यों? 20,500 क्यों? क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट भी है, तो उसने इंटरेस्ट के साथ उस लाइबिलिटी को टेक ओवर किया है। ठीक है, चलिए इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, यही सारे केस दोबारा प्रैक्टिस जरूर कर लेना। क्रेडिटार है, वर पेड 29,700 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटार है, 30,000 में से 3,000 गए, 27,000 बचेंगे। ठीक है, टोटल क्रेडिटार ऑफ द फॉर्म वॉज 32,000, क्रेडिटार फॉर ₹2,000 वर अनट्रेसेबल, जिसमें से 2,000 के जो क्रेडिटार है वो अनट्रेसेबल है, तो 30,000 के बचे। एंड अदर क्रेडिटार एक्सेप्टेड पेमेंट अलाउंग 1% डिस्काउंट, तो 30,000 में से 1% का डिस्काउंट दोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, क्रेडिटार ऑफ ₹30,000 वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस 1 month आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ द फॉर्म, हाउएवर दे वर पेड इमीडिएटली एट 12% डिस्काउंट पर एनम। कितना? तो अगर मैं इसको निकालूं तो देखो बाकी में तो अमाउंट सेम ही रहना है, अल्टीमेटली फर्म के पास से पैसा जा रहा है, ये बात ध्यान में रखें। फर्म के पास से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो जब फर्म के पास से पैसा जाता है तो हम कर देते हैं टू बैंक अकाउंट, पहली चीज। अब बैंक अकाउंट है तो रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अमाउंट कितना जाएगा। देखिए मैं इसको लास्ट वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। 30,000 का अमाउंट है, हाँ, कितने परसेंट का इंटरेस्ट है? 12% का, तो 12/100 हो गया। अब कितने महीने का? 1 महीने बाद। कितने महीने बाद? 1 महीने बाद। तो 1 महीने का निकाल लो, 1/12, तो 12 से 12 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितने बचे? 300 बचे। कितने बचे? 300 बचे। तो 300 जब आप 30,000 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 29,700। भाई यहाँ पर भी अगर आप देखो 30,000 है,
30,000 में से आपने 1% मतलब 300 माइनस करा तो कितना आया? 29,700। यहाँ पर कितने थे? 32,000 थे। 32,000 में से 2,000 के क्या हैं? अनट्रेसेबल हैं। तो कितने बचे? 30,000। 30,000 का 1% कितना होता है? 300। तो भी आपका कितना आ रहा है? 29,700 रुपये। और यहाँ पर भी आपका कितना आ रहा है? 29,700। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? चलिए देखिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, बाकी तो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी आपका ये 1 घंटा जो है, ठीक है, आपका ये जो 1 घंटा है वो बड़ा प्रीशियस है, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है, मैं केवल और केवल आपसे 1 घंटा मांग रहा हूँ प्रतिदिन का। और मैं आपको इस बात की तो एश्योरिटी कर ही सकता हूँ कि आपका ये 1 घंटा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन रहेगा और बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है, लास्ट में ये ना हो कि भाई 1 घंटे की तो बात थी। ठीक है, वो हमें भी समझ में आ सकता है कि वर्किंग में भी होते हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको तय करना है कि आपकी प्रायोरिटी पर क्या है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को गेन करने के लिए आपको कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक चीज़ है। ठीक है, तो जॉब में हम भी हैं, अब जॉब भी होती है, यहाँ पर भी होते हैं, ये सारा कंटेंट लिखना भी होता है, तैयार भी करना होता है, फिर वीडियो रिकॉर्ड भी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो सब कुछ टाइम मैनेजमेंट है, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, है ना। वही है ना कि आपको कुछ एक चीज़ अगर चाहिए तो आपको दूसरा किसी भी चीज़ को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है यहाँ पर अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को कि आप इनको ज़रूर बहुत डिटेल्ड में कर लें, क्योंकि डिटेल्ड में क्या करना है, डिटेल्ड में तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ, बस इतना है कि हाँ भाई ठीक है, जो कराया जा रहा है बस उसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, वहाँ पर 1 घंटा दे दें। चलिए, 50% ऑफ द क्रेडिटर वर पेड ₹4,000 लेस फुल सेटलमेंट एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड फुल अमाउंट। 1 लाख रुपए हैं। देखो, अल्टीमेटली 1 लाख रुपए हैं। इन 1 लाख में दो 50-50% तो 50,000 और 50,000, है ना। तो एक ने तो 4,000 कम दिए हैं और एक ने पूरे दिए हैं। तो एक से कितने मिले हमें? 46,000, और दूसरे से कितने मिल रहा है? 50,000। तो इसका मतलब क्या है? 96,000 का पेमेंट हमारे पास से गया है। मिल रहा है मतलब पेमेंट सामने वाले को मिल रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी है तो हमारे लिए तो वो पेमेंट करे, हम पेमेंट करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 96,000 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स एग्रीड to take over debtor in full settlement of their claim. Book value given in balance sheet before dissolution. क्रेडिटर 1 लाख के, डेटर 90,000 के। तो सिमिलरली कोई एंट्री पास नहीं होगी। जब भी कोई भी लाइबिलिटी किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट फुल सेटलमेंट में सेट ऑफ होती है तो उसकी हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते। ये बात ध्यान में रखें। क्लियर है? क्लियर है ना ये वाली बात? चलिए 1 मिनट दीजिए। चलिए केसेस ध्यान से पढ़ेंगे। हाफ ऑफ द क्रेडिटर एक्सेप्टेड मशीनरी ऑफ 40,000 एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 10% लेस देन बुक वैल्यू एंड कैश ऑफ 30,000 इन फुल सेटलमेंट of their claim. Remaining creditor were paid out a discount of 10%. Book value of creditor was 1 lakh. समझेंगे, उसके बाद करेंगे। आ जाइए। Half of the creditors accepted an unrecorded machinery and cash of ₹3,000 and full settlement of their claim. Remaining creditor were paid out at a discount of
50% बुक वैल्यू ऑफ क्रेडिटर गिवन इन बैलेंस शीट जस्ट बिफोर 1 लाख। तीसरा केस क्या है, फर्म के क्रेडिटर हैं 1 लाख रुपए के, फर्म ने एक अनरिकॉर्डेड जो कि पूरी तरह से राइट ऑफ कर चुके थे 32,000 प्लस 3,000 का कैश उन्हें दिया है फुल सेटिस्फेक्शन के साथ टू अ क्रेडिटर ऑफ 50,000, रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड। देखिए क्रेडिटर कितने के हैं, 1 लाख के हैं, 50% क्रेडिटर कितने के हो गए, 50,000 के, दूसरे 50% कितने के हो गए, 50,000 के। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई? ठीक, तो सबसे पहले तो ये है कि जो क्रेडिटर हैं उनको एक एसेट हमने दे दी है, क्या हमने दे दिया है, एसेट 32,000 रुपए की, और एक कैश दे दिया है, कितने का दे दिया है, 3,000 का, और इनका अकाउंट हो गया क्लोज। तो हमारे लिए ये 3,000 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखें, क्योंकि एसेट के अगेंस्ट जब कोई लायबिलिटी राइट ऑफ होती है तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन आपके पास से कैश जा रहा है तो वो रिकॉर्ड होगा। अच्छा, ये वाले कितने में राइट ऑफ हुए, 90%, मतलब 5,000 ये कम हुए हैं, 10% कम कर दूं ना तो कितना आ गया, 5,000। 5,000, ठीक है, तो कितने बचे, 45,000। देखिए 45,000 का तो आपने एक पेमेंट किया और 3,000 का आपने एक पेमेंट किया, तो टोटल आपके पास से पैसा कितना गया है, टू बैंक अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 48,000। बोलिए क्या ये बात क्लियर हो गई? चलें आगे, इजी हो गया। यही चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहीं से आपसे यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा और कह देगा कि बताइए कैश जो है, बैंक जो है वो कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, या फर्म को कितने रुपए का फायदा हुआ, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपने इसको तरीके से किया होगा तो आप इसको आसानी से कर लोगे, और अगर नहीं किया होगा तो फिर तो भैया भगवानी मालिक है। क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड 1,50,000 एंड पेड कैश टू द फर्म 40,000। क्लियर ये वाली बात? अच्छा, क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू कितनी है, 1,10,000 रुपए। क्लियर हो गई ये वाली बात? यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, 1,10,000 के क्रेडिटर है, उसको मशीनरी दी 1,50,000 रुपए की प्लस कैश, प्लस कैश। तो ये तो केस हमने पहले किया है ना, क्रेडिटर वाला केस किया था ना हमने पीछे एक। तो एसेट के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी सेट ऑफ होती है तो उसको तो हम रिकॉर्ड करते ही नहीं है, तो हम रिकॉर्ड कौन सी वाली करेंगे, जो पैसा हमारे पास से गया है कि आया है। अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, समझो। क्रेडिटर ने एक्सेप्ट किया, ये क्रेडिटर है, ये आपकी फर्म है, आपने क्रेडिटर को एक मशीन दी, समझो क्या दी आपने, एक मशीन दी, कितने रुपए की, 1,50,000 की। क्रेडिटर को पेमेंट कितने का करना है, 1,10,000 का। कितने का करना है, 1,10,000 का। अब क्रेडिटर के पास कितना एक्सेस गया हुआ, भाई 1,10,000 का पेमेंट करना है, पेमेंट किया, माल दिया हुआ है हमने उसको 1,50,000 का। तो क्रेडिटर ने क्या किया, क्रेडिटर ने 40,000 रुपए किसको दे दिए, फर्म को दे दिए। तो इसका मतलब यह है कि फर्म के पास पैसा आया, तो जब फर्म के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट।
क्या ये बात समझ में आ गई? आ जाइए। Bimal, a partner is to take over some of the sundry assets at rupees 7,200, being 10% less than the book value. Remaining sundry assets are sold at 90% of the book value. 17,000 के हैं। कितने के हैं? 17,000 के हैं। इसमें से कुछ तो 70, कुछ जो एसेट हैं, एक सेकंड देना जरा, ये ज्यादा बड़ा क्यों बन गया भाई। कुछ एसेट्स जो हैं उनको तो रिलीज किया गया 7,200 पर, और कुछ जो एसेट हैं उनको 90% पर रिलीज किया गया। लेकिन कितने को कितने पर रिलीज किया उसको जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यहां पर वैल्यू कितनी आने वाली है। तो आपको पता चलेगा कि जो 72,000 दिए हुए हैं ये 10% लेस करके दिए हुए हैं। इसका मतलब 7,200 की जो वैल्यू है वो कितने परसेंट की है? 90% की है। तो आपको अगर इसे 100% में कन्वर्ट करना है तो आपको 7,200 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 90 से, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 9 0 से 0 गया, ये तो हट जाएगा। 9 8 जा 72, तो 8,000। तो इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा? 8,000। और इसका मतलब साइमल्टेनियसली यहां पर कितना आ जाएगा? 9,000। बोलो, ये बात क्लियर हो गई? अब आप एक चीज समझो, 8,000 के जो क्या थे हमारी ये एसेट, 8,000 की एसेट 10%, कितने परसेंट? 10%। तो 8,000 का 10% कितना होता है? 8,000 का 10% कितना होता है? 800। समझ आ गई कहानी? ऐसे ही यहां पर अब 10% ही तो लेस हो रहा है, 90% बुक वैल्यू पर हो रहा है ना। तो 900 कितना? 900 तो कितना आ जाएगा? 8,100। बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब आप इसकी दो एंट्री बना सकते हो। एक मिनट और दे दो। बिमल, ये बिमल का केस है और ये सोल्ड का केस है। तो अब आप दो एंट्री इसमें बना सकते हो। पहली, बिमल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, या आप इनकी कंबाइंड एंट्री बना सकते हो। ये मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में भी एक एंट्री कराई थी, तो यहाँ पर मैं कंबाइंड, वहां पर मैंने अलग अलग बनवाई थी, यहाँ पर मैं कंबाइंड एंट्री बनवा रहा हूँ। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, इसको मैं सबको रफ कर रहा हूं। ये आपको निकालना आ ही गया होगा। सीधी सीधी बात है, पहले 90% की वैल्यू हमें दे रखी है और 100% की हमने उसकी को कन्वर्ट कर दिया, तो 90 से डिवाइड कर दिया और 100% हमने निकाल लिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बी में कितने जाएंगे? 7,200, 8,100, दैट इज इक्वल टू 15,300। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब आपसे यहीं पर पूछ लेगा इस क्वेश्चन में, सिमिलर क्वेश्चन देकर के आपसे पूछ लेगा, द बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय विच अमाउंट, है ना? क्लियर है? तो बड़े समझने की बात है। अच्छा, वो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको दिया हुआ था 7,200, ये जो वैल्यू दी हुई है ये 90% की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है? ये 90% की वैल्यू दी हुई है। आपको कितने की वैल्यू निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है 100% की। तो बच्चे, आपको जितनी भी वैल्यू निकालनी हुआ करे, जैसे आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो और जो दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो। क्लियर है बात? क्लियर है ना? अगर ये 110% देता तो 110 से डिवाइड हो जाता, 120 देता तो 120 से डिवाइड हो जाता। ठीक है? जो निकालना है उसको आप मल्टीप्लाई में ले आओ तो आपका आसान हो जाएगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं।
इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड for 40,000 at a commission of 5%. Book value of investment given in the balance sheet was just before 25,000. ठीक है। डिसोल्यूशन बिके कितने में? 40,000 में। कितने में बिके? 40,000 एट अ कमीशन ऑफ 5%। इसका मतलब कमीशन इसमें क्या है? एडेड है। तो इसमें से सबसे पहले तो कमीशन हटा दो। 40,000 माइनस 5%। 40,000 माइनस 5%, 40,000 का 10% होता है 4,000। हाँ, 40,000 का 10% होता है 4,000। 4,000 का आधा कितना हो जाएगा? 2,000। ठीक है, तो कितना आ गया? 38,000। बस यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। तो बिके हैं इन्वेस्टमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि फायदा है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट भी करो और मुझे बताओ ज़रा कि आपको ये सेशन लग कैसा रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए रिलेवेंट है, ये तो तय है। इस बात से तो आप बेफिक्र रहें कि सर ये काम भी आएंगे, ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग। 60% ऑफ स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय एक्स। स्टॉक कितना दिया हुआ है? 50,000। कितना परसेंट लिया है? 60%। तो 60% कितना होता है? 30,000। रिमेनिंग कितना बचा? 20,000 का। क्या यहाँ तक कोई आपत्ति? अच्छा, किसने लिया है? एक्स ने लिया है। किसने लिया है? एक्स ने। एक्स कौन है? पार्टनर है। एक्स कौन है? पार्टनर है। ठीक है। एट अ वैल्यूएशन ऑफ 70%। कितनी वैल्यूएशन पर लिया है? 70% की वैल्यूएशन पर लिया है। इसका मतलब कितने का नुकसान हो गया? 9,000 रुपये। तो कितना आ गया हमारे पास? 21,000। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, आगे ये कितने की वैल्यू? 90% और 10% का सेलिंग कमीशन। तो पहले तो 10% इसकी कम करो। तो जब आप इसका 10% कम करोगे तो 10% कम करने पर कितना आएगा? ये 50, 1 मिनट रुको, 20,000। 20,000 आ गया। 20,000 का 90% निकालोगे तो 18,000 आएगा। 20,000 का पहले 90% माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो 10%, सॉरी, 2,000। कितना आ गया अपने पास? 18,000। अब 18,000 में से 10% हमें इसका कम करना है। तो जब हम इसका 10% कम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 1,800। और जब 18,000 में से हम 1,800 माइनस करेंगे तो बच्चे कितना आएगा? 200, 16,200। ठीक है, कितना आ जाएगा? 16,200। तो इसका मतलब है कि स्टॉक 21,000 में तो एक्स ने ले लिया है और 16,200 का वो बिक गया है। तो सीधी सीधी सी एंट्री बना लो सर, जो पार्टनर ने लिया वो तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो बिका है वो बैंक में चला जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। टू रियलाइजेशन अकाउंट 21,000, 16,200, कितना हो गया टोटल? क्लियर है वाली बात? चलिए, अब आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछ सकता है। पर केवीएस ने डिटेल्ड में कहा है तो कुछ ना कुछ तो उसने सोच ही रखा होगा, इतना इजी चीज़ें नहीं देगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बोल नहीं रहा हूँ। 70 पर, चलो बोल देता हूँ। 70% ऑफ मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय अमित। अमित ने लिया। क्या लिया है? अमित ने लिया है। कितने की वैल्यूएशन पे? 70%। और रिमेनिंग मशीनरी 80% लेस 5% कमीशन। बुक वैल्यू क्या है? 2 लाख, जिस पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 25,000 रुपये। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले तो ये बताओ। समझ आ रही है? तो चलो सबसे पहले तो हम 2 लाख ही ले लेते हैं। 2 लाख रुपए
70% कितना होता है? 1,40,000। बोलो कितना होता है? 1,40,000। बाकी कितना बचा? 60,000। कितना बचा? 60,000। ठीक है ना? अच्छा, बस कहानी अभी यहीं तक रुके रहो। इसके बाद ये हमने 90% पढ़ लिया, तो कितने का डिस्काउंट आ गया? 14,000 का। तो इसमें से जब हम 14,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 10 में से 4 गए, 6 बचे, 3 में से 1 गया, 2 बचे, 1,26,000। अमित ने इसके लिए कितना पेमेंट किया है? 1,26,000। तो बाद की बात बाद में, पहले अमित का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे हम 1,26,000 से, बाकी के काम बाद में होंगे। ये केस सॉल्व हो गया। अब इसकी बारी, रिमेनिंग कितने में सेल हुई है? 80%। तो नुकसान कितने का हो गया? 20%। 20% का नुकसान मतलब 2 छिक्का 12, 2 6 12, तो 6,000 तो ये गए। तो कितने बचे? 48,000। 48,000 में 5% का कमीशन माइनस करना है, तो 24 ये माइनस करो। तो जब आप इसमें से 24 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 45,600। कितना आ जाएगा? 45,600। इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 45,600 टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आ गया हमारा? 006 5 11 1,71,600। समझ आ रहा है ना? देखो यही चीजें हैं। बेशक कोई दिक्कत नहीं है कि थोड़ा टाइम हो सकता है लग रहा है, लेकिन आप चीजें समझिए, चीजें समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्या बनेगा, क्या मालूम है यार। मैं इस चीज को बार बार कह रहा हूँ। देखो अब आप लोगों को भी पता चल रहा होगा ना कि मेहनत कितनी लग रही होगी इन सब चीज़ों में। अब देखो ये सारे का सारा कुछ आपके लिए बनाया था मैंने, जो हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, तो अब आपको भी पता लग रहा होगा ना कि हाँ भाई सामने से कितनी मेहनत चल रही है। अब आप खुद आइडिया लगा लो कि आपको कितनी मेहनत करनी है। ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अब इसकी जर्नल एंट्रीज बताना, बना करके दोगे। ठीक है, ये मैं नहीं करा रहा, ये आपका HW है, होमवर्क। HW लिखूं या होमवर्क? होमवर्क ही लिखूं, HW से काम चल जाएगा। चलो होमवर्क ही लिख देता हूँ, तुम्हारा तुम्हें बड़ा बड़ा दिखेगा। होम वर्क। सब्सक्राइब करो फटाफट से, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल रुका पड़ा है। चैनल की ग्रोथ नहीं होगी फिर वीडियोस कैसे आएंगे? ठीक है, चलिए। 60% of investment were taken over by X. A partner at 80% of book value, 30% of total investment were sold through a broker at 110% less commission of 2%. The remaining 10% of investment proved worthless. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है 1,00,000 रुपए। देखिए 60% इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा लिए गए? एक्स के द्वारा लिए गए। कितने की वैल्यू पर? कितने की वैल्यू पर? 80% की बुक वैल्यू पर। और 30% टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो सोल्ड कर दिए गए ब्रोकर को एट 110% लेस कमीशन 2%, और जो 10% है वो वैल्यू लेस है। ठीक है, तो अब कैसे कैसे करना है वो देख लो। कितने के इन्वेस्टमेंट है? 1,00,000 के। 60% कितना बनता है सर? 60,000। 30% कितना बनता है सर? 30,000। और 10% कितना बनता है सर? 10,000। ठीक है, कितने पर लिए हैं? 80%, मतलब सर 20% माइनस कर देंगे। कर दो। कितना आया? 6 दूनी 12, 48,000।
48,000, हाँ 48,000, 48,000। ये किसके हैं? एक्स के, पार्टनर जो है। तो इसका मतलब एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितने रुपए से? 48,000 से। पहले तो ये वाली बात बताओ, क्या ये वाली बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, पीछे हमने किए थे, है ना, याद आ रही होंगी आपको। 30% टोटल इन्वेस्टमेंट हमने सेल करे हैं 110% पर। 110% का मतलब क्या होता है? प्लस 10% के प्रॉफिट पर। तो प्लस का 10% कितना होगा? पहले प्लस का 10% निकालो, 33,000। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसमें से हमें कमीशन माइनस करना है कितना? 2%। 33 का 2% कितना होता है? 660 रुपये। 660 रुपये। अब इसकी वैल्यू निकालो, 33,000 माइनस 660, 32,340। ये क्या हुए हैं? सेल हुए हैं 32,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 32,340। इनकी कोई वैल्यू नहीं रही है, खत्म हो गए, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे हम? 48,000 प्लस कर देंगे 48,000 प्लस 32,340, दैट इज इक्वल टू 80,340। तो आपको नुकसान कितने का हुआ है वो आप निकाल लेना, टोटल माइनस कर दो, उतने का हमें नुकसान हो गया। चलें, चलिए कुछ ही केस बचे हुए हैं। डेटार ऑफ ₹10,000 प्रूव्ड बैड, रिमेनिंग डेटार वॉज रिलीज्ड। बुक वैल्यू जो है वो 90,000 है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट जो है वो 6,000 के हैं। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है कितने के? 90,000 के हैं। कितने के हैं? 90,000 के। और प्रूव्ड बैड कितने प्रूव्ड हुए हैं? 10,000। तो कितने के रिलीज हो गए? 80,000। प्रोविजन से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, प्रोविजन से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। तो अल्टीमेटली आपके पास सीधा सीधा बैंक पैसा आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए से? 80,000 रुपए से। समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन में यही पूछ लेगा, प्रोविजन अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्रेडिटेड, एडेड, सब्सट्रैक्टेड, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। समझ में आ गया? क्वेश्चन तो क्वेश्चन है साहब, कहीं से भी कुछ भी बन सकता है। डेप्थ में, डिटेल्ड में नॉलेज, आपसे ही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा। देखो यहाँ पे, इफ देयर इज अ डेटार of ₹90,000, out of which 10,000 has been proved, and therefore we are maintaining a provision for doubtful debt of ₹6,000. Tell us the amount of the debtors. बताइए क्या अमाउंट बताओगे? पहले 90,000 में से 6,000 माइनस करोगे, फिर 10। अरे भाई समझ रहे हो? बस भावनाएं समझ लो आप, बाकी तो देखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके डेमो और इंटरव्यू, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। डेप्थ में ही तो पूछा जाता है, यही तो चेक करने कि आप कॉन्फिडेंटली उस चीज को कितने अच्छे से आंसर कर पाते हो, बाकी तो कुछ है ही नहीं। चलिए, 60% ऑफ डेटार वर रिलीज्ड एट 90% एंड रिमेनिंग डेटार वर सोल्ड टू अ डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 80% लेस 10% कमीशन। देखो 60,000 का है, कितने के डेटार हैं? 60,000 के, है ना। अब ये जो 60,000 के डेटार हैं, इसमें से रिलीज कितने के हुए हैं? 60%। तो 60% कितना बनता है इसका? 36,000। बोलो कितने में सेल्ड हुए हैं? 90% में। तो 90% का मतलब है कि 3,600 रुपये माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 400 तो एक बच गए, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 और 3, 32,400 तो ये आ गए। 32,400 ये आ गए। ठीक,
बाकी जो बचे रिमेनिंग कितने के बचे, 36 और 4 24,000 रुपए के। कितने के बचे, 24,000 रुपए के बचे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ये जो 24,000 के हैं ये डेटर कितने में रिलीज हुए हैं साहब, 80%। तो इसका मतलब 20% ये माइनस करो, 24 दूनी 4800। कितने रुपए बचे, 200, 9, 19, 19, 20, ठीक है, 19,200। कमीशन कितना माइनस करना है, 10%। इसका मतलब 1,920 रुपये। 1,920 रुपये कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, 8, 2 और 17। तो देखो, एक ये डाटा रिलीज हुए और एक ये रिलीज हुए, दोनों को प्लस कर दो, हुए तो दोनों रिलीज ही है ना भाई। डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी को भेज, ये तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास से तो पैसा आ गया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17,280 प्लस 32,400, दैट इज 49,680। ठीक, चलिए आ जाइए 24। An unrecorded asset of rupees 4,700 was handed over to a creditor for 6,000 in full settlement. चलिए खत्म कहानी, आ जाइए आगे। 3 केस और बच रहा है, लास्ट आपका चैप्टर क्लोज और आपकी पार्टनरशिप क्लोज। शेयर पार्टनर हैड टेकन अ पर्सनल लोन ऑफ 20,000 फ्रॉम अ बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ फर्म्स लैंड। फर्म की संपत्ति के अगेंस्ट, ये मैंने आपको दो चीजें लिखवाई थी, फर्म एसेट्स और पर्सनल एसेट्स। द लैंड वॉज सोल्ड टू द बैंक फॉर ₹34,000। बैंक पेड 13,000 नेट आफ्टर डिडक्टिंग शायाज लोन एंड इंटरेस्ट। बुक वैल्यू ऑफ लैंड इन बैलेंस शीट जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन इज ₹36,000। कितनी, 36,000। अब अच्छा एक बात देखो, 36,000 में से रिलीज कितने में हुई है, 34,000 में से, सॉरी 34,000 की, कितने की रिलीज हुई है, 34,000 की। इसमें से शायाज का लोन कितना है, सॉरी शायाज का लोन बाद में देखेंगे, पहले बैंक ने वापस तुम्हें कितने किए हैं, 13,000। बैंक ने तुम्हें वापस कितने किए हैं, 13,000। तो तुम्हें तो पैसा मिल गया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट 13,000। अब इसमें से शायाज का भी कैपिटल था, तो शायाज का जो कैपिटल था तो वो तो पे करेगी। तो शायाज का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि वो उसका पर्सनल लोन है तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। देखो 34,000 में टोटल हुआ है, 13,000 ये हैं, तो उसके कितने कटे हैं, 21,000। अब 21,000 में 20,000 उसका क्या है, लोन है, 1,000 क्या है, इंटरेस्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा जा सकता कि बताइए इसमें व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट, कैसे पता चलेगी, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए बताओ कैसे पता करोगे। समझ आ रहा है कि क्यों जरूरी है ये क्वेश्चंस, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, यहीं से पूछ लेगा बताइए क्या क्या है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ, ये साइमल्टेनियसली आपको पता है किसमें हेल्प करेंगे, ये आपको साथ साथ बच्चे हेल्प करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन करेक्ट करने में। बहुत सारे मेरे जितने भी लेक्चर हैं उनका बहुत फायदा है, बहुत बेनिफिट है। आप समझिए इस चीज़ को, और जो कर रहे हैं, जो देख रहे हो, उनको पता चल रहा होगा, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई वास्तव में यहाँ से ऐसे आप सोच भी नहीं सकते कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है मैं भी ना प्रेडिक्ट कर पाऊँ, है ना। चलिए, बिल रिसीवेबल हैं 6,000 रुपये के, रिसीव्ड फ्रॉम मुकुल वॉज अर्लियर डिस्काउंटेड विद बैंक। मुकुल इंसॉल्वेंट हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 40 पैसे उससे रिसीव हुए 1 रुपये में, और फर्म हैड टू पे अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ ₹200 टू द बैंक। बताइए 6,000 रुपये हैं,
जो किससे रिसीव होने हैं, रिसीव्ड फ्रॉम मुकुल, बिल रिसीवेबल है, तो 6,000 रुपये रिसीव हुए हैं, है ना। वॉज अर्लियर डिस्काउंटेड विद बैंक, मुकुल वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। अब मुकुल क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब जाहिर सी बात है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है, चलो पहले तो यहाँ तक हो गया, पहले तो उसको इंसॉल्वेंट करो। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि हमारा बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट। कितने रुपए से, 6,200। 6,200 क्यों, 6,000 ये और 200 ये। डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। पहली कहानी क्लियर। अच्छा, अब उससे पेमेंट कितना मिल रहा है भाई, ये जो 200, अब उससे पेमेंट कितना मिल रहा है, 40 पैसे। 6,000 में, नहीं इसको ऐसे समझो, ₹1 में कितने पैसे मिल रहे हैं, 40 पैसे। 1 रुपी में कितने मिल रहे हैं, 40 पैसे, है ना। तो 100 रुपये में कितने मिलेंगे, 40 रुपये। 100 रुपये में कितने मिलेंगे, 40 रुपये, है ना। तो 600 में कितने मिलेंगे, 240 रुपये। तो 6,000 में कितने मिलेंगे, 2,400 रुपये। क्या ये बात क्लियर हो गई। और इसको डिटेल्ड में समझना है तो इस तरह से देखो, 100 में 40 मिल रहा है, 300 में कितने मिलेंगे, 3 गुना कर दो, 120। 600 में कितने मिलेंगे, इसका 2 गुना कर दो, 240। 6,000 में कितने मिलेंगे, इसका 10 गुना कर दो, 2,400 रुपये। तो 2,400 रुपये रिसीव हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,400 टू रियलाइजेशन अकाउंट। ₹2,400, ये पहली एंट्री है और ये दूसरी एंट्री है। क्लियर कहानी यहां तक की। लास्ट ऑन, 1 मिनट रुकना, चलिए। लगभग आपकी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बननी है, 1 घंटे तक मैं कर देता हूँ, ये थोड़ी सी बढ़ रही है तो परेशान मत होना। On the date of dissolution of partnership firm of Sunny and Mukul, Sunny agreed to pay 32,000 to the firm's name after dissolution. सीधी सीधी सी बात है, सनी पे कर रहा है तो सनी का अकाउंट डेबिट कर दो। सनी एग्री हो गया ना, टू यूज फॉर्म का नेम टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए, 32,000 रुपये। देखिए, ये आपका चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो गया। ये हमने 26 केस पढ़े हैं, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो पहली चीज़, आप इन सब की प्रैक्टिस करना। दूसरा, अपने सारे नोट्स क्लियर कर लो यहाँ तक के। तीसरा, सारा रिवीजन मार दो ताकि इनके एमसीक्यू करें तो प्रॉब्लम ना हो। और चौथा मैं अभी बताऊंगा, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो। और तीसरी चीज़ जो है, आपकी वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। चौथी चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखिए, अगर आपको कोई क्वेरी है और अगर आपको क्वेरी नहीं है, दोनों ही कंडीशन में कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ अपना जो पार्टनरशिप वाली जर्नी है वो समाप्त होती है। आई थिंक 19 समथिंग वीडियोस में ये हमने पूरी पार्टनरशिप को कवर किया है, और आई थिंक हमने सबसे ज़्यादा वीडियोस के साथ, सबसे ज़्यादा लेक्चर्स के साथ इसको कवर किया। एक एक टॉपिक हमने बहुत डिटेल्ड में एनालिसिस के साथ और बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस किया है। अब हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, तो आप जुड़ना ना भूलें। कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ब्लास्ट, जहां पर ब्लास्ट होगा एमसीक्यूज का, और वहां हम जितने भी टॉपिक्स करते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है डिस्कस करते हैं आपके एमसीक्यू ब्लास्टर में, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और साथ साथ में आपको पता भी चल जाए कि एग्जाम में एमसीक्यू किस बेस पर बन सकता है। तो
मिलेंगे इसी के साथ नई वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू विद ब्लास्टर। बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका परिवार है, ये हमारा परिवार है, और इसे हमें बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी इस नॉलेज और स्किल्स को लेके जाना है, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए आपकी जानकारी में जिसके पास ये वीडियो नहीं हो। चाहे वो टीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहा है, चाहे वो केवीएस कॉमर्स की तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपीजीटी की कर रहा है, DSSB, वट एवर, कोई भी हो। इवन अगर आपकी फैमिली में कोई 11th और 12th में भी है ना, तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, करेंगे इवन। तो आप उन्हें भी ये शेयर कर सकते हैं। तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप मुझे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइब के अलावा। तो सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। पिछले कुछ टाइम में चैनल की ग्रोथ रुकी है, तो उस ग्रोथ को बरकरार रखिए, ताकि ग्रोथ होती रहे। ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए, ग्रोथ बढ़ती रहनी चाहिए और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। लेकिन ग्रोथ रुकी है तो उसको हटाइए, और कैसे हटाएंगे ये मुझे नहीं पता, आपका काम है। मैंने आपके ऊपर छोड़ा था कि कैसे भी करके चैनल्स में सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, पर शायद वो चीज़ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहने चाहिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ से मोटिवेशन तभी आएगा, यहाँ तक मोटिवेशन तभी आएगा जब मुझे सामने से बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, व्यूअर्स, ये सब दिखेंगे। नहीं दिखेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं आएगा, और मैं भी इतनी एनर्जी और डेडिकेशन के साथ शायद तब वीडियो ना बना पाऊँ। मुझे देखिए, बहुत सीधी सीधी बात है, कॉमर्स के बच्चे हैं तो इतना तो अपना बनता है कि भाई इनफ्लो और आउटफ्लो है ना, तो कुछ रिसीव करने के लिए कुछ पे करना पड़ता है। तो आपके इतना भी पे नहीं कर सकते, इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाइए, चैनल की रीच बढ़ाइए, और हमारे जितने भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी अधिगम मंत्रा के साथ जुड़िए। मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ब्लास्टर। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद।